इन्वेस्टमेंट थ्योरी क्लासिकल टू मॉडर्न अप्रोच। तो इसमें क्या कहा गया है, यहाँ पर हम क्लासिकल टू मॉडर्न अप्रोच के बारे में इन्वेस्टमेंट की जो कंसेप्ट उसको समझेंगे। ये जो प्रेजेंटेशन है एक्सप्लोर करती है इन्वेस्टमेंट के इवोल्यूशन को, क्लासिकल एसिलेटर मॉडल टू मॉडर्न क्लासिकल न्यू क्लासिकल अप्रोच। तो यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट के डिसीजन और कैसे ये इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में करेंगे या इसमें क्या बाधा है इन्वेस्टमेंट करने में। क्रिटिसिज्म ऑफ एसिलेटर थ्योरी। तो एसिलेटर थ्योरी की क्या क्रिटिसिज्म है? एसिलेटर क्या है? आपके इनकम में कुछ चेंज हो गया, उस इनकम में चेंज होने के कारण आपके इन्वेस्टमेंट में क्या चेंज होकर आया है। तो एक कंपनी है, वो कंपनी क्या करेगी, कुछ बनाएगी, प्रोडक्ट बनाएगी, मार्केट में बेचेगी। तो मार्केट में बेचने से क्या होगा, अगर उसकी डिमांड ज़्यादा है तो उसकी इनकम ज़्यादा होगी, और इनकम ज़्यादा है तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट करेगी। तो डिमांड डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है, इन्वेस्टमेंट की। अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट भी किया जाएगा। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, और वे प्रॉब्लम को क्रिटिसाइज के थ्रू दिखाया गया है। सबसे पहले एसिलेटर में माना गया है कि कांस्टेंट नहीं होती। मतलब एसिलेटर का मतलब क्या है कि अगर डिमांड बढ़ रही है तो होगा कि इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं ऐसा हो। तो जैसे कि कैल्डर ने इसके ऊपर पॉइंट भी किया है कि एसिलेटर की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट नहीं होती ट्रेड साइकिल के अंदर। क्यों? जैसे कि कोई मशीन है, अब जैसे कोई कंपनी है, उसकी डिमांड कम थी, पिछले सालों में कुछ डिमांड कम थी, अब डिमांड एकदम उसकी बढ़ी है, तो उसके पास कुछ ना कुछ मशीन पड़ी हुई थी। लगभग 30-40% उसके पास मशीन पहले से ही निष्क्रिय, मतलब जो एक्टिवेट नहीं थी, अनएक्टिव थी, वो मशीन पड़ी हुई थी। तो वो मशीन, अब उनकी डिमांड बढ़ी है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले से पड़ी हुई मशीन का यूज कर लेगा। तो वो अपनी जो फर्म है वो यूज कर लेगा, जो पहले से ही एग्जिस्ट थी उसके पास जो कैपेसिटी है उसको इन्वेस्ट नहीं करेगा, न्यू इक्विपमेंट नहीं खरीद कर लाएगा, नई मशीन के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो ये जो कांस्टेंट की बात रखी गई है कि हमेशा ही एसिलेटर डिमांड बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये नॉन कांस्टेंट का भी नेचर रखता है। एक्सपेक्टेशन मैटर अब क्या रखता है कि क्या रखता है, जैसे कि टेम्प्रेरी समर का वेकेशन होता है, आइसक्रीम की ज़्यादा डिमांड होती है, तो जो कंपनीज होती हैं वो ज़्यादा न्यू प्लांट नहीं लगाएगी, बल्कि क्या करेगी, अपनी उसी इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी का यूज करके उसका प्रोडक्शन करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर क्या बात बताइए, जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या करता है कि उसको आशा है, अनुमान है, उम्मीद है कि उसकी जो डिमांड है वो बड़ी है, वो टेम्प्रेरी बड़ी है। जैसे समर में आइसक्रीम का बढ़ना, तो टेम्प्रेरी बड़ी है, एक टाइम पीरियड तक बड़ी है। वैसे दे विल आउटलॉक एग्जिस्टिंग मशीन, तो वो क्या करते हैं कि नई मशीन खरीदने की जगह, न्यू प्लांट लगाने की जगह, वो पहले से जो मशीन है उसके पास पड़ी है उनको ही ओवरलॉक, उन्हीं को काम में लेना शुरू कर देते हैं। जिससे क्या है, जो एसिलेटर का इफेक्ट बताया गया था कि डिमांड बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये एक्सपेक्टेशन मैटर भी रखती है इसके अंदर, जो जिसके अंदर इसमें पता है एक्सपेक्टेशन मैटर मेन रोल है इसका। तो ये भी इसकी क्रिटिसिज्म के अंदर आता है। एक कैपेसिटी एजप्शन, तो क्या है कि अगर देखो कोई प्रोडक्ट है, नेचर है, नेचर में हम स्कार्स रिसोर्सेज की बात करते हैं। अब नेचर में क्या होता है कि स्कार्स रिसोर्सेज है, जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्रीज है, उनके पास माइनिंग करने के लिए सरकार ने रोक लगा दी, इतनी माइनिंग नहीं कर सकते। तो चाहे सीमेंट की डिमांड कितनी ही बढ़ जाए, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि अब उनके पास वो अधिकार नहीं है उतना कि वो इतने ज़्यादा माइनिंग कर पाए। तो क्या है कि जितनी कैपेसिटी है उसकी तरह का अनुमान लगाया गया है, जो ये थ्योरी अज्यूम करती है कि नो एक्सेस कैपेसिटी इन कंज्यूमर गुड। क्या है कि कोई भी एक्सेस कैपेसिटी कंज्यूमर गुड की वो नहीं हो, जैसे कि इंडस्ट्री सरप्लस कैपेसिटी कैपिटल इंडस्ट्री, मतलब कहता है कि कंज्यूमर गुड की जितनी इंडस्ट्रीज़ है उसमें जो सरप्लस कैपेसिटी है उस दोनों को स्तर कैपिटल गुड्स का वो मैच करेगा। ऐसा नहीं, उसका एक्सेस स्तर नहीं देखने को मिलता। ये कंडीशन है, रियरली एग्जिस्ट करती है सिमुल्टेनियसली, मतलब जो कंडीशन मैंने बताई ना, ये रियरली एग्जिस्ट भी करती है। तो बात ये है कि एक तो कांस्टेंट का स्तर हो ज़रूरी नहीं, जितनी एक्सेप्ट हो उतना ज़रूरी नहीं, फुल कैपेसिटी जितनी है उतना स्तर का अनुमान लगाया जाएगा। तो ये सभी है।
ये सभी इसकी क्रिटिसाइज़ की गई है कि एक स्तर के बाद जिसमें ये लिमिटेशन के बावजूद भी जो एसिलेटर का प्रिंसिपल है वो पहचान रखता है कि इम्पोर्टेंट एक फोर्स, एक बल है जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन लेकर आता है। इकोनॉमिक्स जैसे कि सैमुअल्सन, हिग्स और ड्यूसनबरी ने इन्होंने बताया ना कि कैसे इनकम से इन्वेस्टमेंट में चेंज, डिमांड्स बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तो इस तरह का जो इन्होंने एसिलेटर का एक महत्वपूर्ण कंबाइंड इफेक्ट दिखाया है, किसके साथ दिखाया है इन्होंने? मल्टीप्लायर के साथ। मल्टीप्लायर क्या होती थी कि इन्वेस्टमेंट के कारण इनकम में कितना बदलाव आ रहा है। एसिलेटर क्या है कि इनकम के कारण इन्वेस्टमेंट में कितना बदलाव आ रहा है या इनकम के कारण डिमांड में कितना बदल देखने को मिल रहा है हमें, जो प्रोवाइड करता है एक सेटिस्फेक्शन थ्योरी ट्रेड साइकिल के अंदर एक महत्वपूर्ण थ्योरी देख। अब केन्स के बाद जो थ्योरी डेवलप हुई थी उस थ्योरी का नाम है न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो केन्स के बाद डेवलप हुई, इन्होंने का एक्सप्लेन किया है कि जो फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट बिहेवियर क्या है, आज के टाइम पे काम कैसे करते हैं कि वो अपना ऑप्टिमम लेवल, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम लेवल तक अपना कैपिटल एकोमोलेशन करते हैं। वो जो रिलेटिव फैक्टर प्राइस के ऊपर डिपेंड है। मतलब क्या है कि एक कंपनीज अपने जब इन्वेस्टमेंट के स्तर को इंक्रीज करती है, जब उसको ऑप्टिमम लेवल दिख रहा है उसके अंदर, तो जब ही वो उसको एकोमोलेट करेगी, उसको इकट्ठा करेगी। ये केन्स के बात की गई है। इसकी की फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम देख सकते हैं यहाँ पर। आपको जो के देखने को मिल रहा है ये है डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक। मतलब एक कंपनी अपने पास कितना कैपिटल, कितनी मशीनें, कितनी प्रोडक्ट बनाने वाली चीज़ें अपने पास रखेगी, वो अल्फा क्या दिखा रहा है यहाँ पर? कैपिटल शेयर ऑफ आउटपुट। मतलब उसके पास पूरा कैपिटल शेयर कितना आउटपुट का, कि मार्केट में वो कितना बेच रहा है, उसका पूरा शेयर उसके पास कितना है वो। और पे क्या है? जो आपका प्रोडक्ट आपने बनाया है उसका अंतिम प्राइस क्या है, आउटपुट प्राइस क्या है, जो बना है उसका प्राइस कितना निकल कर आ रहा है वो। जैसे आपने कंपनी में बनाया कोई बिस्कुट 5 का, तो वो 5, 4 जितना भी निकल रहा है, तो वो आउटपुट प्राइस क्या है उसका। आर इज़ ए रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आप जहाँ पर आपने वो मशीनें खरीदी थी उस समय जो आपने इंटरेस्ट, आपने लोन लिया था उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है, और जहाँ पर आपने वो मशीनें रख रखी है उसका जो रेंट है वो, तो रेंटल कॉस्ट भी इसमें देखने को मिलता है। वाई इज़ द आउटपुट लेवल, आपका आउटपुट लेवल कितना है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूले में जब हम पुट करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि उसको कितना डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक उसने अपने पास रखना चाहिए या नहीं। तो ये थ्योरी है, ये एक्सप्लेन कर रही है कि इन्वेस्टमेंट जो डिपेंड करती है ना सिर्फ आपके आउटपुट चेंज के ऊपर जो एसिलेटर थ्योरी में बताई गई थी, बट आल्सो ये किस रेशियो के ऊपर चेंज करती है कि आपका आउटपुट प्राइस कितना है और आपका रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। उन दोनों का रेशियो इसमें देखने को मिलता है, जहाँ पर फर्म अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती है, जहाँ पर वे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल विद रेंटल कॉस्ट के साथ वो अपना देखती है। अब बात करते हैं डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक की। तो उसको निर्धारित कैसे किया जा सकता है? फर्म है वो कंटिन्यू क्या करती है? इन्वेस्ट करती है। कब तक करती है? जब तक करती है जब तक उसका जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल MPK वो बराबर नहीं हो जाता रेंटल प्राइस ऑफ कैपिटल के, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। अब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल और रेंटल प्राइस ऑफ कैपिटल दोनों का बराबर होना क्या दिखाता है? फर्म का जो डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक है उसमें, और जो रेंटल प्राइस फेल है वो गिरता है तो डिजायर्ड कैपिटल इंक्रीज करता है। मतलब क्या होता है कि अगर आपका जो रेंटल प्राइस है उसकी कॉस्ट कम होती है तो क्या करेगा, और आपका मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल मतलब उससे जितना मिलने वाला प्रोडक्ट है वो बढ़ जाता है। आप उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, उसका रेंटल कॉस्ट कम है तो आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करोगे। तो यही जो डिजायर्ड जो आपका कैपिटल स्टॉक है वो डिपेंड करता है कि आपको फ्यूचर में कितना आउटपुट लेवल प्राप्त होगा, ना कि सिर्फ करंट आउटपुट को निर्धारित नहीं देखते इसमें, और जो रियल रेंटल कॉस्ट है उस कैपिटल का वो कितना होगा, और जो उससे मिलने वाला जो कैपिटल है, जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल है वो कितना होगा। और समय के साथ ये कैपिटल स्टॉक इंक्रीज होता जाएगा तो ये जो आपकी प्रोडक्ट ये भी डिमेंस होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। अब बात करते हैं रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। तो रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है?
तो कैपिटल को रखने या उसके इंटरेस्ट रेट का जो बनता है वही उसका कॉस्ट कहलाती है। तो इसका बेसिक फॉर्मूला देखने को मिलता है यहाँ पर R=I। तो यहाँ पर आर तो आप समझ गए, रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और यहाँ पर आई क्या है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, कि नॉमिनल उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है, आपके जो भी आप उसमें रख रहे हो अपने कैपिटल को, उसका इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है। आर ई मतलब एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन कितना रेट है, मतलब कितना इन्फ्लेशन हो सकता है। एंड डी इज़ द डिप्रेशन रेट, मतलब आप जो प्रोडक्ट लेकर आए हो तो उसका डिप्रेशन रेट क्या हो। जैसे इसमें देखा गया R=I, उसमें से हम करेंगे एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को माइनस और जोड़ देंगे हम डिप्रेशन रेट को। और जब हम टैक्स इफेक्ट के साथ देखते हैं तो यहाँ पर TC जोड़ देते हैं, टी जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कितना जो परसेंटेज टैक्स रिबेट या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हो, एक्सपेंडिचर करते हो, तो इसके ऊपर सरकार कितना रिबेट दे रही है, कितनी सब्सिडी दे रही है, उसको हम क्या करते हैं, उसको इसमें से माइनस कर देते हैं। तो टोटल आपके पास रेंटल कॉस्ट निकल कर आ जाती है। तो जो रेंटल कॉस्ट है वो इन्फ्लुएंस की जाती है, वो आपके रियल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल रेट को जो इन्फ्लेशन के साथ जब एडजस्ट कर देते हैं तो तब आपकी रियल इंटरेस्ट रेट निकल कर आती है। डिप्रेशन रेट ऑफ कैपिटल मतलब कैपिटल की कितनी गिसावट, कितना मूल्य ह्रास हुआ है उसको कहते हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स इंक्रीज रेंटल कॉस्ट, मतलब कॉर्पोरेशन टैक्स ज़्यादा होगा तो रेंटल कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो इन्वेस्टमेंट एंड टैक्स क्रेडिट डिक्रीज रेंटल कॉस्ट, मतलब अगर सरकार आपको कुछ क्रेडिट दे दे, कुछ रिबेट दे दे, कुछ सब्सिडी दे दे तो आपका जो डिक्रीज रेंटल कॉस्ट होगा, जिससे इन्वेस्टमेंट में बढ़ावा मिलेगा। अब देखो कैपिटल स्टॉक एडजस्टमेंट, फ्लेक्सिबल एसिलेटर मॉडल। तो ये फ्लेक्सिबल एसिलेटर मॉडल का मतलब होता है कि कोई भी फर्म है एक साथ तो उसके पास इतना कैपिटल होता नहीं है, अब उसके पास इतना कैपिटल है नहीं तो अब बड़ी से बड़ी फर्म एक साथ तो वो खोल नहीं देगा। अब किसी को सीधा समझ ले कि उसे वाइजाज बनानी है तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्हें उसके पास इतना कैपिटल ही नहीं है, वो उतना ज़्यादा उसको लोन ही नहीं मिलेगा। अब हम देख सकते हैं हमारे पास कितना कैपिटल है, हमारे पास कितना कैपिटल हो सकता है कि हम एक छोटी दुकान खोल ले या कुछ वो कर ले हैं, तो इतना ज़्यादा इतना हमारे पास है जो हम अपनी बिजनेस में लगा सकते हैं। तो क्या है कि इस तरह का अगर कैपिटल वो धीरे धीरे खोलते, पहले वो पार्ट्स बनाना शुरू कर देती है, बाद में वो कुछ और जोड़ती चली जाती है, तो इस तरीके से बड़ी इंडस्ट्रीज़ बनती हैं। तो इस तरह से जो क्या है कि धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जिसे क्या कहेंगे, फ्लेक्सिबल एसिलेटर मॉडल कहेंगे। इससे कंपनी धीरे धीरे करके अपने पूरे कैपिटल स्टॉक को एडजस्ट करती है। तो फर्म है वो कैन नॉट एडजस्ट कर सकती, इमिडिएटली नहीं कर सकती, तुरंत नहीं कर सकती कैपिटल का, उसको एडजस्टमेंट तुरंत नहीं कर सकती। तो टेम्पररी प्लांट्स डाउन, हेयरिंग ओवर टाइम, लेबर प्रोडक्शन डिस्प्रेशन, मतलब ये इस तरह देखने को मिलते हैं। जो फ्लेक्सिबल एसिलेटर मॉडल है ये दिखाता है कि फर्म कैसे पार्शली धीरे धीरे एडजस्ट करती है हर चीज़ को। यहाँ पर दिखाया गया है इन्वेस्टमेंट का, यहाँ पर देखो स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट। अब देखो कंपनी क्या है कि बहुत ही धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्पीड है एडजस्टमेंट करने की उसकी वो स्लो है, वो एडजस्ट नहीं कर पा रही कैपिटल को अच्छी तरीके से, या उसको प्रॉफिट में कुछ दिक्कत आ रही है, वो उस लेवल को एडजस्ट नहीं कर पा रही जिस लेवल का उसने अपने अवाइजर्स बनानी थी। उसका सपना तो देख लिया लेकिन उस तरह का काम नहीं कर पा रही, तो वो उस तरह तक पहुँचते उसे बहुत साल लग जाएंगे या नहीं भी बना पाए। तो स्पीड देखने को मिलती है एडजस्टमेंट की वो कितनी है, तो उस तरह को इस फॉर्मूले के थ्रू हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि मॉडल दिखा रहा है कि कैसे स्लोली चेंज करके सिंपल एसिलेटर मॉडल वो अपने साथ एक बेटर इम्फेसिल एविडेंस, बहुत अच्छा एविडेंस लेकर आती है, बेटर रिजल्ट लेकर आती है। अब बात है त्योबिन क्यू थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। त्योबिन क्या है कि जो इसमें क्यू रेशियो डेफिनेशन दी गई है कि क्यू रेशियो क्या है, क्यू रेशियो है कि जो फर्म कैपिटल है उसकी मार्केट वैल्यू है उसको डिवाइड कर देंगे जो कैपिटल की कॉस्ट उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट से, मतलब कैपिटल की रिप्लेसमेंट कॉस्ट से। तो जब आप फर्म की कैपिटल की जो मार्केट में क्या वैल्यू है और जब देगा तो उसकी कॉस्ट से रिप्लेसमेंट कितनी मिल जाएगी। अब उसके रेशो अगर आपका क्यू ज़्यादा है
तो स्पष्ट दिखा रहा है कि आपकी मार्केट वैल्यू में आपकी कैपिटल ज़्यादा मायने रखता है आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट से, तो आप इन्वेस्टमेंट की तरफ आप इंसेंटिव रखोगे। फॉरवर्ड लुकिंग में देख सकते हैं कि आप जो वो दोनों देखते हो, आप करंट और फ्यूचर एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिटिबिलिटी देखते हो अपने कैपिटल एसेट की, कि करंट में क्या है और फ्यूचर में क्या है। दोनों के स्तर को देखकर आप अनुमान लगाते हो। जब आपका क्यू कम होता है 1 से, तो जो मार्केट वैल्यू कैपिटल है वो कम होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट से, तो डिस्कर्स रिप्लेसमेंट ऑफ वॉन आउट कैपिटल। मतलब क्या है, आप इच्छुक नहीं होते कि आपकी जो मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल है अगर वो कम है, मार्केट में आपके कैपिटल की वैल्यू कम है आपके रिप्लेसमेंट कॉस्ट से, तो आप इंसेंटिव नहीं रखोगे, आप डिस्कर्ज हो जाओगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। तो टोबिन की थ्योरी है वो लिंक है किसके साथ, स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशन के साथ विद इन्वेस्टमेंट डिसीजन के साथ। ये दिखाती है मार्केट में आपकी क्या वैल्यू है, आपके कैपिटल एक्युमुलेशन जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट के लेवल को। अब बात करते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। 2 इफेक्ट देखने को मिलते हैं, एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट, एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट। शॉर्ट टर्म में क्या देखने को मिलते हो कि अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन, आप आशा नहीं रखते इन्फ्लेशन का, तो क्या होगा, आप में लोअर रियल वेज, तो क्या होगा, आपको आशा नहीं है, एंटिसिपेट, आप अनुमान नहीं लगा पा रहे कि इन्फ्लेशन कितना जाएगा कितना कम होगा शॉर्ट टर्म में, तो क्या होगा, वर्कर के ऊपर बुरा इफेक्ट पड़ता है इसका, क्योंकि उनकी जो वेज है, रियल वेज है, वो कम हो जाती है। अब बात स्पष्ट है, अगर वर्कर की वेज कम हो रही है तो कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, तो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जो लोअर क्या होगा कि लोअर इंटरेस्ट रेट क्या होगा, अगर लोअर रियल इंटरेस्ट रेट कम है, आपका इंटरेस्ट रेट कम है, तो ये भी इन्वेस्टमेंट को स्टिमुलेट करेगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा। और ये जो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा इनकम का, इनकम कहाँ जाएगी, इन्वेस्टर क्लास के पास जाएगी। लॉन्ग टर्म इफेक्ट में क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ पर अनुमान लगा लिया जाता है इन्फ्लेशन का, जिससे क्या होती है, वेज पता रहता है और प्रॉफिट बेनिफिट क्या है इसको एलिमिनेट किया जा सकता है। क्या है कि वर्कर को पता है कि उनकी कितना प्रॉफिट हो रहा है उनको, अब उनको वर्कर को पता है कि उनकी वेज कितनी है, उनकी वेज जितनी होगी तो ज़्यादा अनुमान लगा लिया और कंपनीज को प्रॉफिट कम होगा, कंपनी क्या होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, क्योंकि अब इतना ज़्यादा उनको प्रॉफिट होना रहा। तो इससे डिस्कर्ज होगा, सेविंग एज मनी वैल्यू एरोड्स, और डाइवर्ट हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अनप्रोडक्टिव एसेट की तरफ। जैसे कि अब कहा जाएगी गोल्ड और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, तो ये एक इम्फिशियल एविडेंस है, एक पूरा अनुमान लगाया गया है। अगर कॉर्पोरेट प्रॉफिट डिक्लाइन करता है, एक अनुमान, एक इम्फिशियल एविडेंस हमारे पास, एक महत्वपूर्ण एविडेंस है, जैसे कि 1949 का और 1705 का इन्फ्लेशन पीरियड जो वेनेजुएला में भी हुआ था, इसका इन्फ्लेशन पीरियड देखने को मिल सकता है कि किस तरीके से गोल्ड और रियल एस्टेट की तरफ झुकाव हो जाता है। तो जब वाइल मॉडरेट इन्फ्लेशन माइट स्टिमुलेट इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस, मतलब जो मॉडरेट इन्फ्लेशन जो है वो इन्वेस्टमेंट को स्टिमुलेट करता है स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस में। हाइपर इन्फ्लेशन, ज़्यादा जो महंगाई हो जाती है वो यूनिवर्सली डिस्कर्ज कर देती है सेविंग को। अब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन से ज़्यादा होने पर क्या होगा कि उनकी सारी जितनी बचत सारी ख़त्म हो जाएगी, और ये इकोनॉमिक ग्रोथ में भी बाधा करेगी, क्योंकि अगर लोगों के पास इनकम ही नहीं होगी तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे, तो ये भी बाधा डालती है। अब बात करते हैं हम पॉलिसी इम्प्लीकेशन ऑफ फॉर इन्वेस्टमेंट। तो पॉलिसी इम्प्लीकेशन क्या है इन्वेस्टमेंट के लिए। सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी में क्या है कि लोअर इंटरेस्ट रेट, कम इंटरेस्ट रेट एंड इंक्रीज क्रेडिट अवेलेबिलिटी थ्रू बैंक रेट रिडक्शन, लोअर कैश रिजर्व बैंक एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन। सीधी बात है, मॉनेटरी पॉलिसी की बात की गई है। मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके की है, अगर मॉनेटरी पॉलिसी समर्थन में है कि वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना चाहती है, तो वो इंटरेस्ट रेट को कम कर देगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां इंटरेस्ट रेट कम कर देगी, जिससे इन्वेस्टमेंट की तरफ झुकाव हो। तो SLR रेट को कम किया जाएगा, जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़े। और फिस्कल पॉलिसी में क्या करती है सरकार, टैक्स, सब्सिडी, रिबेट ये देने का काम करती है कि अगर सरकार को इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, अगर
बुरा इफेक्ट भी पड़ सकता है अगर कंपनी ज़्यादा सरकार उधार लेकर ऐसा काम कर रही है, सरकार ज़्यादा उधार ले रही है, तो ये संकट की स्थिति भी हो सकती है कि प्राइवेट सेक्टर के पास वैसे ही रिबेट नहीं दे पाएगी सरकार है। तो ये जबकि हमें कंबाइंड अप्रोच बेस्ट मानी जाती है, मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी मानी जाती है, जिसमें हम मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी दोनों का इस्तेमाल करते हैं विद इन्वेस्टमेंट के साथ, स्पेशली इन डेवलपिंग इकोनॉमिक्स। इसमें विशेषकर किसके अंदर, डेवलपिंग इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स अभी डेवलप हो रही है, पूरी डेवलप नहीं हो रही है, धीरे धीरे डेवलप हो रही है विद इंफ्रास्ट्रक्चर नीड, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। तो न्यू क्लासिकल इन्वेस्टमेंट फंक्शन दिखाता है कि इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है कि आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, टैक्स पॉलिसी और एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक के ऊपर। पॉलिसी इफेक्टिव वेरियस बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स कंडीशन, जो पॉलिसी इफेक्टिव होगी वो विभिन्न प्रकार की वेरिएशन बेस्ड इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर होगी, एंड जो इम्प्लीकेशन डिटेल हमने देखने को मिली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड लाइक